हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। आज अपन सेकंड ग्रेड यानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र आज अपन सोल्व करने वाले हैं। सातवां 6 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। आज अपन मॉडल पेपर सातवां यानी कि पूरा प्रश्न पत्र है, इसको हल करेंगे। और ये जीके पेपर है जो कि फर्स्ट पेपर होता है सेकंड ग्रेड का। ये मॉडल पेपर अपना सातवां रहेगा। 6 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन पर विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है अपना स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? इंदिरा साहनी वाद में, शंकरी प्रसाद का वाद, सदल शाह का वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो उपयुक्त में से कोई नहीं अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते चलेंगे ताकि यानी कि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी। किसने? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद। यदि ये ऑप्शन में होता तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता। तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा में यानी कि मूल ढांचे में बदलाव के लिए केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। व्याख्या, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 में जोड़ी गई थी। वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें दल बदल पर रोक के साथ केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। कब? 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 78 राज्यपाल की इसमें नियुक्ति नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है और राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के इसमें क्या है? कर्तव्य। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के इसमें क्या है? कर्तव्य है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। व्याख्या, भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों को राज्य द्वारा सम्मान संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। व्याख्या, गणतंत्र से आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। नेक्स्ट, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है,
विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान आदेशात्मक है। भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। व्याख्या, संसदात्मक प्रजातंत्र से आशय शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र है जिसमें राज सत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं, जबकि आदेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। व्याख्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगला अपना क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट, व्याख्या, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अब यह 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। व्याख्या, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? फिर से देखो क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। व्याख्या, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या,
राष्ट्रपति अनुच्छेद 74(1) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। व्याख्या, जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, तो अनुच्छेद 331 के तहत वह लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाता हो, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 माह तक। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह हमें बताना है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो ऑप्शन इसके अंदर दूसरा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये ऑप्शन गलत है। यानी धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होती है। ऑप्शन दूसरा अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, धन विधेयक की शुरुआत सदैव लोकसभा से होगी। राज्यसभा को धन विधेयक पर केवल सिफारिश अधिकार दिए गए हैं। उसे 14 दिन के अंदर सिफारिशों सहित धन विधेयक को लोकसभा को लौटाना होगा। राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। नेक्स्ट, यानी कि राज्यसभा की जो सिफारिशें हैं लोकसभा मान भी सकती है और न भी मान सकती धन विधेयक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम से भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन की कल्पना की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, किस कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया? किस कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया? लाहौर सत्र में। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह थी, तो वह उपाधि थी केसरे हिंद। यानी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। व्याख्या, 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद
केसरे हिंद कब? 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, चीन सागर, उपयुक्त सभी। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। कौन सा? चीन सागर। व्याख्या, टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। चीन का पूर्वी तट, ताइवान, जापान का दक्षिणी भाग इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन चक्रवातों को उत्तर अमेरिका, मेक्सिको, फ्लोरिडा में हेरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली व चीन व जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिर से देखो व्याख्या, टाइफून टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चीन का पूर्वी तट, ताइवान, जापान का दक्षिणी भाग इससे ज़्यादा प्रभावित है। इन चक्रवातों को उत्तर अमेरिका, मेक्सिको और फ्लोरिडा में हेरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली और चीन और जापान में इसको क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कैंपास दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में होता है, उसको कैंपास बोलते हैं। और लानोज में जो होता है, यानी कि लानोज जो घास के मैदान है वो वेनेजुएला में है। तो ये तो अपना राइट आंसर हो गया। कैंपास उत्तरी ब्राजील में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील के घास के मैदान है। लानोज वेनेजुएला के हैं, बिल्कुल सही है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, चिली में नहीं पाए जाते। और सेल्वास घास के मैदान अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। फिर से देखो, कैंपास घास के मैदान दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं, उत्तरी ब्राजील में नहीं। लानोज वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान है। और सेल्वास अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है। आम्र वर्षा केरल और ओडिशा में नहीं होती, कर्नाटक और केरल में होती है। कब होती है? अप्रैल माह में। आंधी उत्तर भारत में आती है, बिल्कुल सही है। काल बैसाखी को पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। तेज हवाएं जो चलती हैं उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। यानी कि हवाओं के साथ तेज बारिश होती है पश्चिम बंगाल में, उसको काल बैसाखी कहते हैं। जो चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। लू, ये उत्तरी पश्चिमी भारत में बहती हैं तेज हवाएं जो गर्मियों में चलती हैं, इसे लू कहते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत में। आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं होती, कर्नाटक और केरल में होती है। व्याख्या, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, आम्र वर्षा कर्नाटक व केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। व्याख्या, नदी द्वारा अपने अंतिम सिरे पर विभिन्न धाराओं से निर्मित त्रिभुजाकार स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली मुख्य नदियां गंगा, कावेरी व महानदी है। गंगा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वो सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, भारत में चावल के चार प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। यहाँ चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निमन क्षेत्र में शुरू हुआ था। पश्चिमी बंगाल में फोर्ट ग्लेस्टर में शुरू हुआ था।
1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? पश्चिमी बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। व्याख्या: 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, परंतु यह असफल रहा। 1854 में मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कवासजी डाबर द्वारा की गई। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस महासागर में केप कैमरिन स्थित है? किस महासागर में केप कैमरिन स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में केप कैमरिन स्थित है। व्याख्या: कुमारी अंतरीप केप 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 कैमरिन, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। यह हिंद महासागर के सिरे पर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत, यूके, फ्रांस, यूएसए। तो भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का। व्याख्या: सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या 5 है। 5 सदस्य जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक दर रही थी, तो ये रही थी 1.64%। व्याख्या: वर्ष 2001 से 2011 के मध्य देश की वृद्धि दर 1.64% रही, जबकि 1961-71 के दौरान अब तक सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। कब? 1961 से 71 के दौरान। 1911 से 1921 तक के दशक में जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक रही। इस दौरान इसमें -0.31% की गिरावट रही। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या के। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या की। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इस्पात उद्योग, वस्तु उद्योग, पर्यटन उद्योग, खेल कूद के सम्मान का उद्योग। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: पूंजी प्रधान उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों में उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भांकड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भांकड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। व्याख्या: भांकड़ा नांगल एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत भांकड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में है? ज्वार में, मक्का में, चावल में, गेहूं में। तो गेहूं अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है
जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं? पंजाब और तमिलनाडु। व्याख्या: पंजाब के कपूरथला एवं तमिलनाडु के पेरम्बूर में भारी मात्रा में यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है। पंजाब के कपूरथला में एवं तमिलनाडु के पेरम्बूर में भारी मात्रा में रेल यात्री डिब्बों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष में लागू हुई थी? 1970 में। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई? 1970 में। व्याख्या: परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, सबसे लंबी गाथा वाली तथा सबसे अधिक चित्रांकन वाली सबसे पुरानी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है। यह सबसे लंबी गाथा वाली तथा सबसे अधिक चित्रांकन वाली सर्वाधिक बड़ी व पुरानी फड़ है। फड़ में चित्रांकन में सर्प का चित्र होता है। घोड़ी लीलागर को हरे रंग में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, वातिक शैली के कार्यों के लिए कौन सा शहर देश विदेश में प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर। वातिक कार्यों के लिए देश भर में खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। व्याख्या: वातिक कार्य के लिए सीकर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा वातिक शैली के एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्तेरे हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, कोफ्तागिरी का काम राजस्थान में कहाँ होता है? तो ये जयपुर और अलवर में होता है। कोफ्तागिरी का काम राजस्थान में कहाँ होता है? जयपुर और अलवर में। व्याख्या: फलोदी की वस्तुओं पर यह काम सोने के पतले तारों की जड़ाई द्वारा किया जाता है। कोफ्तागिरी कला दशमिक से पंजाब फिर गुजरात से राजस्थान लाई गई। जयपुर व अलवर में यह बहुतायत में होती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, गेंडे की खाल से बनी ढाल पर सुनहरी नक्काशी के जोधपुर के लिए किस कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया? लाल सिंह भाटी को। फिर से देखिए क्वेश्चन को, गेंडे की खाल से बनी ढाल पर सुनहरी नक्काशी के जोधपुर के लिए किस कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया? लाल सिंह भाटी को। व्याख्या: सन 1987 में सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेले में लाल सिंह भाटी का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया। कब? 1987 में सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेले में। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, नग मोरखा गोरबंद पिलान है? तो ये है ऊंट की सजावट की वस्तुएं। नेक्स्ट, किस दुर्ग की आकृति सूप छाजले के समान है? दौसा के दुर्ग की। व्याख्या: दौसा दुर्ग की आकृति सूप छाजले के समान है। यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण बड़गुजरों ने करवाया था। बाद में यह दुर्ग कछुआओं ने छीन लिया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? फत्ताजी का। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? वीर फत्ताजी का। व्याख्या:
फत्ताजी साथू गांव जालोर को लुटेरों के आक्रमण से बचाने हेतु शहीद हुए। फत्ताजी जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? कोटा में। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? कोटा में। व्याख्या, कोटा शैली में गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। सूची 1 को 2 में मिलान करना है। चित्रकला स्कूल है और शैली है। मेवाड़ स्कूल का संबंध चावंड शैली मेवाड़ स्कूल की है। मारवाड़ स्कूल की किशनगढ़ शैली है और झालावाड़ शैली है हाड़ौती स्कूल की है और अलवर शैली ढूंढाड़ स्कूल की है। फिर से देखो, मेवाड़ शैली चावंड शैली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। अलवर शैली है वो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है और झालावाड़ शैली हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। व्याख्या, मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। मारवाड़ क्षेत्र में चित्रकला वैभव जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है। किशनगढ़ शैली में यहाँ के राजा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित रहे। राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल रहा। हाड़ौती स्कूल में बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैली आती हैं। वहीं ढूंढाड़ शैली में जयपुर, अलवर, शेखावाटी व उनियारा आदि शैलियाँ आती हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, बाल विवाह पर रोक लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत थी जोधपुर, जिसने बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। व्याख्या, 1885 में जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के प्रयासों से तथा अजमेर में हरविलास शारदा के प्रयासों से 19वें शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया। नेक्स्ट, सुब्बटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से। सुब्बटिया लोकगीत भील स्त्री से संबंधित है। व्याख्या, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुब्बटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। नेक्स्ट, गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर। व्याख्या, गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, गोगाजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? रावण अत्ता वाद्य यंत्र द्वारा। व्याख्या, गोगाजी की फड़ का वाचन भोपो द्वारा डेरू वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? गोविंद देव जी मंदिर। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई। जयपुर स्थित गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का सर्वप्रमुख मंदिर है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों द्वारा 1713 ईस्वी में राधा गोविंद जी की मूर्ति आमेर लाई गई। नेक्स्ट, राजस्थान में पारसी पद्धति का सूर्य मूर्ति कहाँ से मिली है? राजस्थानी में पारसी पद्धति का सूर्य मूर्ति कहाँ से मिली है? वराह श्याम मंदिर जालोर से। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, जालोर जिले के भीनमाल में वराह श्याम के मंदिर से फारसी पद्धति की सूर्य की मूर्ति मिली है, जिसमें फारसी ढंग से जूते पहनाए गए हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अलवर शैली में किस चित्रकला शैली की सभी विशेषताएं मिलती हैं? जयपुर शैली की।
व्याख्या अलवर शैली जयपुर शैली और दिल्ली शैली के मिश्रण से बनी है। अलवर शैली जयपुर शैली और दिल्ली शैली के मिश्रण से बनी है। अलवर शैली में वेश्याओं जीवन का खूबसूरती से अंकन किया गया है। इसमें हरे रंग का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, कौन सा चित्रकार भिल्लो के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है? भूर गोवर्धन लाल बाबा। कौन सा चित्रकार भिल्लो के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है? गोवर्धन लाल बाबा। व्याख्या गोवर्धन लाल बाबा के चित्रों में मेवाड़ी भीलों की जीवन शैली चित्रित हुई तथा बारात के चित्र उनका प्रमुख चित्र है। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में प्रसिद्ध है? गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा के चित्रों में मेवाड़ी भीलों की जीवन शैली चित्रित है तथा बारात के चित्र उनका प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट पलाण क्या है? पलाण क्या है? ऊंट पर रखे जाने वाले होद्दे। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या ऊंट पर रखे जाने वाले होद्दे को पलाण कहते हैं। यह बाड़मेर जिले में बनता है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में। व्याख्या मंडोर जोधपुर उद्यान में राजा अजीत सिंह तथा राजा अभय सिंह ने देवताओं की साल का निर्माण करवाया। एक विशाल चट्टान को काटकर 16 बड़ी मूर्तियां बनाई गई थी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बरी कहते हैं। फिर से देखो, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बरी कहते हैं। व्याख्या वर पक्ष वाले वधू पक्ष वाले को जो कपड़े व जेवर बनवा कर देते हैं उसे बरी पड़ला कहते हैं। नेक्स्ट मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगुजा। इकतारा ताशा नौबत अलगुजा। अलगुजा मुंह से बजाया जाता है। व्याख्या अलगुजा सुशीर वाद्य यंत्र है। बांस नली से निर्मित यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कानबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, डूंगरजी व जोहारजी का संबंध किस जिले से है? सीकर से। व्याख्या ये बठोट पाटोदा सीकर के कछुआ राजपूत थे। रिश्ते में काका भतीजे थे जो धनवानों से राशि वसूल कर गरीबों को बांट देते थे। नेक्स्ट तूरा कलंकी ख्याल में तूरा व कलंकी किसके प्रतीक है? शिव और पार्वती के। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या राजस्थान में तूरा कलंकी लोकनाट्य का प्रचलन चित्तौड़ गोसुंडा निम्बाहेड़ा क्षेत्र में है। तूरा कलंकी ख्यालों के दंगलों में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद करते हैं। तूरा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ये खेल सारी रात चलते हैं। नेक्स्ट सूची 1 को 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 को 2 में मिलान कीजिए। उद्योग और एक तरफ स्थान है। लवाण की दरिया दौसा की प्रसिद्ध है। टांकला की दरी उद्योग नागौर का प्रसिद्ध है। और हीरावल सोल जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और नमदे बीकानेर और टोंक के प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। लवाण की दरिया दौसा की प्रसिद्ध है। टांकला की दरी नागौर की प्रसिद्ध है। हीरावल सोल जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और नमदे बीकानेर और टोंक के प्रसिद्ध है। व्याख्या दौसा जिले के लवाण गांव की दरिया अपनी कलात्मक बुनाई व रंगों व तथा डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले का टांकला ग्राम अपने सुंदर आकर्षण व मजबूत दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पुरुषों के लिए हीरावल सोल के लिए जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। नमदे बीकानेर और टोंक के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री निर्माण का श्रेय किस राजा को है? महाराजा राम सिंह को। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या जयपुर में ब्लू पोट्री का निर्माण का श्रेय महाराजा राम सिंह को है। महाराजा राम सिंह के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ नीले रंग की चित्रकारी विशेष महत्व की है।
जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया, कब? 1974 में। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अभिकर्ता की। सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका अभिकर्ता की होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? यह पूर्णतया भौतिक और शारीरिक है, यह आनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, इसके सभी पहलू अत्यंत अंत संबंधित होते हैं, यह अनिवार्यतः एक व्यक्तिक परिघटना है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में भिन्न होती है। व्याख्या, प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया में अंतर संबंधित सभी पहलू होते हैं। नेक्स्ट, एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन। एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन। व्याख्या, एक बुद्धिमान बालक में आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, रचनावादी अधिगम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का पक्षधर कौन सा है? रचनावादी अधिगम का पक्षधर कौन है? लेव वाइगोत्स्की। रचनावादी अधिगम का पक्षधर कौन है? लेव वाइगोत्स्की। व्याख्या, लेव वाइगोत्स्की सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इनको रचनावादी अधिगम का पक्षधर माना जाता है। नेक्स्ट, आइसेक ने व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की है? प्रकार तथा विशेषक के आधार पर। आइसेक ने व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की है? प्रकार तथा विशेषक के आधार पर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर कौन है? मेस्लो, जिसने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। व्याख्या, आवश्यकता पदानुक्रम इब्राहिम मेस्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो इन्होंने ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक ग्रंथ में 1943 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, निःसशक्त बच्चों के साथ कार्य करते समय परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय आधारित सेवाओं को बढ़ाएं। ऐसा करके परामर्शदाता निम्नलिखित को कार्य सौंपता है: जांचकर्ता को, सहजकर्ता को, मनोवैज्ञानिक को, समवयस्क को। तो सहकर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञानी से तात्पर्य है मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा में समन्वय। व्याख्या, एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य मनोविज्ञान का शिक्षा में समन्वय होना है, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट, जीन पियाजे की दृष्टि से आयु वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि 12 से 18। व्याख्या, पियाजे की दृष्टि से वे वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट, बुद्धि सिद्धांत के विकास में निम्नांकित में से कौन सा क्रम सर्वाधिक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सर्वप्रथम स्पेरमैन का द्विकारक सिद्धांत, फिर बर्ट का समूह कारक सिद्धांत, फिर गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना सिद्धांत, और फिर गोलमैन का भावात्मक प्रज्ञा सिद्धांत। व्याख्या, बुद्धि सिद्धांत के विकास में सबसे पहले स्पेरमैन ने द्विकारक सिद्धांत आया। बुद्धि सिद्धांत के विकास में सबसे पहले स्पेरमैन का द्विकारक सिद्धांत आया, फिर बर्ट का समूह कारक सिद्धांत आया, फिर गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, और फिर अंत में गोलमैन का भावात्मक प्रज्ञा सिद्धांत आया। नेक्स्ट,
अगला अपना प्रश्न है, थोर्नडाइक के अधिगम के प्रभाव के नियम में निम्नांकित में से किस प्रतिमान को प्रत्याशित किया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, थोर्नडाइक के अधिगम के प्रभाव के नियम में क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रत्याशित किया है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्रिया प्रसूत अनुबंधन पद्धति में अधिगमकर्ता किसी प्रबलन संकेत में बिना कष्टवर्ती अपवर्ती उद्दीपक से बचाव कर सकता है? पलायन शिक्षण से। व्याख्या, अधिगमकर्ता पलायन शिक्षण द्वारा उद्दीपक से बचाव कर सकता है। नेक्स्ट, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनोऊर्जा का सूचकांक है? इदम। व्याख्या, इदम फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा का मनोऊर्जा का सूचक है। नेक्स्ट, आंशिक पुनर्बलन को सतत पुनर्बलन से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि विलोम मंद गति से होता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्म के संबंध में फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की 4 मूल विशेषताओं को व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम स्रोत आएगा, फिर स्रोत के बाद में लक्ष्य, फिर प्रेरणा और फिर उद्देश्य। तो अपना तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सबसे पहले स्रोत, फिर लक्ष्य, फिर प्रेरणा और फिर अंत में उद्देश्य। व्याख्या, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में स्रोत, लक्ष्य, प्रेरणा व उद्देश्य की विशेषताओं को प्रमुख माना गया है। नेक्स्ट, बार्टलेट ने स्मृति का वर्णन किया था। बार्टलेट ने स्मृति का वर्णन किया था एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया के रूप में। व्याख्या, बार्टलेट ने स्मृति का वर्णन एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया के रूप में किया। नेक्स्ट, बौद्धिक विकास के लिए घर का सर्वोत्तम वातावरण वह है जिसमें बच्चे माता पिता के निर्देशन तथा उनकी सहायता के माध्यम से उसे अपनी समस्याओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्याख्या, जिस घर में बच्चे को माता पिता के निर्देशन में उनकी सहायता से अपनी समस्याओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उसी बालक को बौद्धिक विकास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, हौसलब्धि का उपयोग सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में किया गया? ये किया गया था वेसलर एंड इंटेलिजेंस परीक्षण में। हौसलब्धि का उपयोग सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में किया गया? वेसलर एंड इंटेलिजेंस परीक्षण में। नेक्स्ट, स्पेरमैन ने किस आधार पर सामान्य बुद्धि का अनुमान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः सहसंबंधात्मक मैट्रिक्स में पॉजिटिव मैनीफोल्ड, और दूसरा इसका हो जाएगा समीकरण में चतुर्थात्मक अंतर। पहला और दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, स्पेरमैन ने अंतर संबंधात्मक मैट्रिक्स में पॉजिटिव, मैक्सीफोल्ड तथा बुद्धि परीक्षण के संबंध में समान प्रयोजनों के असमान प्राप्तांक के आधार पर सामान्य बुद्धि का अनुमान किया। नेक्स्ट, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक बताई है? 12 से 14 वर्ष। फिर से देखिए क्वेश्चन को, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब बताई है? 12 से 14 वर्ष। व्याख्या, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। इसमें प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु 12 से 14 वर्ष तक बताई गई है तथा बालक की आयु 15 से 16 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट,
राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? तो ये रही थी 52.66। कितनी रही? 52.66। व्याख्या: राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता 52.1% रही थी। नेक्स्ट, सुमेलित करना है सूची एक को दो में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी जो क्रांति है ये मसाला उत्पादन में वृद्धि हेतु है। और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन में वृद्धि से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन में वृद्धि हेतु है। व्याख्या: श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन में वृद्धि हेतु, बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन हेतु और गोल क्रांति का आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। सुमेलित करना है। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सूची एक को दो में सुमेलित करना है। लाल दोमट मिट्टी ये पाई जाती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। लाल दोमट मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। भूरी बलुई मिट्टी बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर में पाई जाती है। हल्दी भूरी बलुई मिट्टी राजगढ़, सुजानगढ़, खेतड़ी, नीमका थाना में पाई जाती है। पीली भूरी दोमट मिट्टी ये पाई जाती है बयाना, नंदबई, कोट, कासिम और तिजारा में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैसमंद झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है, बिल्कुल सही है। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध से जयपुर व दौसा जिले को पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति होती है, तो यही गलत है। व्याख्या: सरदार सरोवर बांध से बाड़मेर और जालोर जिलों में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति होती है। किसको? बाड़मेर और जालोर जिले को। यह बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्न को सुमेलित कीजिए। बिरला व्हाइट कहाँ है? बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना जोधपुर में है। जयपुर उद्योग जयपुर में है। जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना नागौर में है, गोटन नागौर में। और जेके सीमेंट कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। व्याख्या: बिरला व्हाइट राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना है। इसकी स्थापना खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में की गई। जयपुर उद्योग लिमिटेड राजस्थान का दूसरा व एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, जिसे बंद कर दिया गया था। जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना की स्थापना गोटन नागौर में की गई। यह राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाना है। जेके सीमेंट की स्थापना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई। नेक्स्ट, राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? कांकरोली, राजसमंद में। व्याख्या: राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली, राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है? रॉक फास्फेट, टंगस्टन और जिप्सम में। रॉक फास्फेट, टंगस्टन और जिप्सम में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। व्याख्या: इसके अतिरिक्त वोलेस्टोनाइट जो कि सिरोही में पाया जाता है, फ्लोराइड डूंगरपुर में, जास्पर, संगमरमर, जिप्सम और रॉक फास्फेट, चांदी, सीसा, जस्ता, घिया पत्थर, तांबा आदि उत्पादन में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है बीकानेर, सिरोही, नागौर, गंगानगर। तो सिरोही अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। एक तरफ गोवंश है, दूसरी तरफ जिला हमें बताना है। राठी जो गाय है वो बाड़मेर में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। राठी बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। थार पारकर
थार पारकर पाई जाती है बाड़मेर बीकानेर में, थार पारकर बाड़मेर में पाई जाती हैं। और गिर पाई जाती है अजमेर में, और कांकरेज पाई जाती है जालोर में। फिर से देखो, राठी बाड़मेर में, थार पारकर भी बाड़मेर बीकानेर में, गिर अजमेर में, और कांकरेज जालोर में पाई जाती है। व्याख्या। राठी यह गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। थार पारकर इसे मालानी भी कहते हैं, जो कि मालानी जो बीकानेर बाड़मेर में पाई जाती है। गिर गुजरात के गिर प्रदेश में इस नस्ल को राजस्थान में रेंडा तथा अजमेर में अजमेरा कहते हैं। सांचौर में कांकरेज इस नस्ल के बैल तेज दौड़ने व बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। व्याख्या। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। यह घड़ियालों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम स्थान है। स्तनपायी डॉल्फिन का यहाँ पाया जाना इस अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट, भांकड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का। व्याख्या। भांकड़ा बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा औसत 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच है। इस भाग में भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिले शामिल हैं, जहां वनों की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में जापान के 2 इन्वेस्टमेंट जोन प्रस्तावित हैं। ये कहाँ स्थापित होंगे? ये प्रथम जोन नीमराणा और दूसरा गिलोट में। प्रथम नीमराणा, दूसरा गिलोट में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में राज्य की 4 हस्तियां पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। इसका सही युग्म कौन सा होगा? तो पहला ही इसका राइट हो जाएगा महेश राज सोनी और राजेश कोटेचा, एम.एल. मेहता और वीरेंद्र मेहता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कृति के लिए साहित्यकार ओम थानवी को वर्ष 2014 का के बिरला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हिरना हिरना मून साध वन चरना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान ललित पंवार नहीं है। अब वर्तमान में जो नए अध्यक्ष हैं वो है संजय श्रोत्रिय।